चैत का महीना था। ग्वालियर का मशहूर डाकू देहात की तरफ अपने अरबी घोड़े पर चढ़कर जा रहा था। वह अपने 15 साथियों से बिछड़ चुका था और धूप की आग बरस रही थी। बहुत परेशान था इस दोपहरी में। सोच रहा था कि बिना प्यासे पानी के क्या मैं मर जाऊंगा। मेरे दोस्त मुझे मेरा शव जब देखेंगे तो कितने दुखी होंगे। कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसे। थोड़ी दूर पर उसे एक चबूतरा दिखाई दिया। चबूतरे पर एक शिव जी की पिंडी भी थी। वह घोड़े से उतर पड़ा और जो शिव जी की पिंडी थोड़ी टेढ़ी हो गई थी उसे वह ठीक करने लगा। सोचने लगा कि क्या होगा। इतने में ही एक बुढ़िया आई और उसके हाथ में एक लोटा पानी और एक कटोरी में मिठाई थी। बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो बेटा? बोले, माँ, मुझे लोग डाकू कहते हैं। मैं डाकू परशुराम बहुत भूखा प्यासा हूँ। मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मेरी जान निकल जाएगी। तो बुढ़िया ने कहा कि बेटा, ये पानी पहले तू मिठाई खा ले और फिर ये एक लोटा पानी पी ले। शिव जी पर मैं फिर चढ़ा दूंगी। परशुराम ने मिठाई खाकर लोटे का जल पिया। बुढ़िया ने बताया कि उसका बेटा और बहू पिछले साल ही प्लेग की बीमारी में चल बसे हैं और एक छोटी लड़की चंपा बुढ़िया माई के पास रहती है। वह उसकी पोती है। चंपा का विवाह बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होना है। धन बुढ़िया के पास नहीं है। ये सब बातें बुढ़िया ने बताई परशुराम को। परशुराम ने कहा कि माँ, चिंता मत करो, चंपा का विवाह महादेव करेंगे। बुढ़िया आश्वस्त हो गई। बोली, बेटा, तो डाकू तो नहीं दिखता है, फिर क्यों कहते हैं लोग डाकू तुझे? बोले, माँ, जमाना ही ऐसा है। सबको लूटने वाले रईसों को कोई डाकू नहीं कहता, उन्हें सभ्य कहते हैं। और जो रईसों का लूट कर और गरीबों को देता है, परोपकार करता है, उसे लोग डाकू कहते हैं। परशुराम अपने घोड़े पर सवार होकर चला गया। बूढ़ी माई से वादा किया कि पंचमी तिथि को मेरा इंतज़ार करना। बुढ़िया आश्वस्त हो गई और गांव में जाकर उसने चंपा को ये बातें बताई। थोड़ी दूर पर ही मुखिया खड़ा था। सारी बातें मुखिया ने सुन ली और उसने उस मिस्टर यंग को, जो 30 सिपाहियों के साथ परशुराम की खोज में लगे हुए थे, उनको यह खबर दे दी कि पंचमी तिथि को यहाँ डाकू परशुराम आएगा, आप उसे पकड़ सकते हैं। चौथ के दिन बुढ़िया के घर के आगे 5 गाड़ियाँ खड़ी थीं। एक आटे से, आटा, दाल, चावल वगैरह है। दूसरी गाड़ी में भरा था घी, तेल, चीनी, तरकारियाँ। तीसरी में कपड़े ही कपड़े, सब तरह के कपड़े। चौथी में बर्तन ही बर्तन। 5वीं में जो भी बेटी के विवाह में दिया जाता है वो सारा सामान भरी हुई थी गाड़ियाँ। इन लोगों ने पूछा कि ये गाड़ियाँ किसने भेजी? तो गाड़ी वालों ने कहा कि हमें नहीं मालूम,
हमें तो भाड़ा दे दिया गया है और बता दिया गया कि इस पते पर ये गाड़ियों का सामान ज़बरदस्ती और रख दिया जाए। हम लोग आ गए हैं, सामान भर दिया गया घर में। चंपा का विवाह हो रहा है। यंग साहब और उनके 30 सिपाही घुड़सवार बनकर, घोड़ों का व्यापारी बनकर वहाँ आकर टिके हुए हैं। ये गाड़ियाँ किसने भेजी? ये सिर्फ मुखिया को और चंपा की दादी को पता है। सुबह पहले परशुराम अपने खेमे से चला, उसके साथ उसका एक सिपाही रहीम भी साथ हो लिया कि आपको मैं अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि आप तो विपत्ति के घेरे में जा रहे हैं। परशुराम ने कहा कि मुझे 1 लोटा पानी का ऋण चुकाना है, मेरे जाए बिना चंपा का विवाह कैसे होगा? मैंने कन्यादान का वादा किया है। रहीम भी साथ चल पड़ा। चंपा के घर के सामने घोड़े से उतरकर परशुराम अंदर गया, रहीम बाहर रह गया दोनों घोड़ों की लगाम पकड़कर। 5 मोहरों से परशुराम ने कन्यादान किया और झट बाहर आने लगा। लोगों को समझ में आ गया कि यही व्यक्ति है जिसने ये सब कुछ भेजा है। वो उसका आदर करने के लिए लग पड़े। परशुराम किसी तरह निकलना चाहता था। तब तक ये सिपाही और यंग साहब भी जाग गए। तब परशुराम ने कहा कि गांव से बाहर आके जरा मुझसे लड़ो, यहाँ क्या? परशुराम और रहीम दोनों गांव से बाहर चल दिए अपने घोड़ों पर। पीछे पीछे यंग साहब और सारे 30 सिपाही घोड़ा दौड़ाते हुए उनके पीछे जा रहे थे। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी, इधर से भी और उधर से भी। परशुराम और रहीम के निशाने ने 5 सिपाहियों को मार डाला। रहीम ने सोचा कि परशुराम को आगे बढ़ने दें और इन सबको वहाँ रोक लूँ। तो रहीम पलटकर इन सिपाहियों की तरफ आया और इनसे लड़कर इनको रोकना शुरू किया। इस बीच में परशुराम 1 कोस आगे निकल गया। रहीम घायल होकर गिर पड़ा था। उसका घोड़ा भी मर गया और रहीम भी। जब तक यंग साहब और 30 सिपाही परशुराम के पास पहुंचते हैं, तब तक काफ़ी आगे पहुंच चुके थे वो। फिर भी उन लोगों ने परशुराम को पकड़ने की कोशिश की। परशुराम के रास्ते में एक नाला आ गया, 5-6 गज का चौड़ा नाला, और बरसात के पानी से वो नाला थोड़ा और गहरा हो गया था। परशुराम ने कोशिश की कूद कर नाले को पार करने की, किंतु वह गिर पड़ा और वहीं घायल हो गया और खंदक में चला गया। अंदर से उसने गोलियां चलाना चालू रखा। बाहर से सिपाही गोलियां चला रहे थे, किंतु तब तक अंधेरा हो चुका था। दिखाई किसी को कुछ नहीं दे रहा था। परशुराम आवाज़ के आसरे गोलियां चला रहा था। इससे 1-2 सिपाही घायल हो गए, एक तो मर ही गया। तो यंग साहब ने कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ परशुराम, तुम्हारे निशाने से, तुम्हारी वीरता से मैं बहुत खुश हूँ। तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाऊँगा। और तुमने अपनी बात की रक्षा करने के लिए, अपने वचन की रक्षा करने के लिए अपने को खतरे में डाल दिया,
मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ही खुश हूँ तुमसे, मैं तुम्हें बचा लूँगा, तुम बाहर आ जाओ। बहुत आश्वासन देने के बाद परशुराम बाहर निकला और यूं साहब के पास आ गया। यूं साहब उसे आगरा ले गए। काफ़ी दिन मुकदमा चला, लेकिन यूं साहब ने परशुराम को छुड़वा लिया और उससे फिर आगे तक दोस्ती रखी। परशुराम ने भी जान लिया कि कितनी भी अच्छाई की बात क्यों ना हो, भले ही वह परोपकार कर रहा है सबका, किंतु लूटना, किसी का धन छीन लेना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। परशुराम सुधर गया और अच्छा जीवन जीने लगा।